नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने एक चैनल पर। रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो 27 फरवरी 2025 में होने वाला है, उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आज से हम रीट लेवल 1 वालों के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। ये मित्रों प्रैक्टिस सेट 1 होगा, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट होगा। ये आरबीएसई के लेवल वाला ये पेपर है। आरबीएसई जिस प्रकार पेपर बनाती है उसी प्रकार के सिलेबस आधारित तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट है। वो आईसीटी करता है, बहुत अच्छा ये मॉडल पेपर होगा आपके लिए। संपूर्ण 150 क्वेश्चन होंगे, वो भी व्याख्या सहित या एमसीक्यू में करवाऊंगा आपको। तो मित्रों एंड तक आपको जुड़े रहना है इस प्रैक्टिस सेट के साथ। और इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर ज्वाइन करना है मित्रों। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हम मित्रों आगे बढ़ेंगे और आपके लिए बेहतरीन हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए बेहतरीन क्लास है और अपने इस चैनल पर आएगी। चलिए, जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन है पहले वो देखते हैं व्याख्या सहित। यह रीट लेवल प्रथम वालों के लिए मॉडल पेपर है और बाल विकास व शिक्षा शास्त्र कॉमन है, तो रीट लेवल सेकंड वाले भी देख सकते हैं। इन जो कॉमन पार्ट है वो सब जरूर देखिएगा, रीट लेवल सेकंड वाले भी। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र इससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन, आरबीएसई के लेवल वाला पेपर रीट का पहला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन जो जीन पियाजे, मित्रों आपको जीन पियाजे को रट लेना है पूरा, इनसे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपके वाटसन, लेवाइगोत्स्की, चोम्स्की और बहुत सारे जो सिद्धांत दिए हैं जो बाल विकास के, वो सिद्धांत वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक होती है, उसके दौरान बच्चा रिक्त स्थान सबसे बेहतर सीखता है। यानी कि पियाजे ने जो विकास की पहली अवस्था बताई जन्म से 2 वर्ष तक, उसके दौरान बच्चा सीखेगा। ऑप्शन ए अमूर्त तरीके से चिंतन करेगा, या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा सीखेगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखेगा, या निष्क्रिय या न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। पियाजे की जो विकास की अवस्थाएं हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपको बताना है मित्रों। साथ साथ में 30 में से जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आप 30 में से सीडीपी के कितने क्वेश्चन राइट करते हो आपका प्रैक्टिस होगा अच्छी तरीके से, तो इसका ऑप्शन मित्रों सी करेक्ट होगा। सी इसका सही होगा ऑप्शन। यानी कि जो पियाजे की संवेदी गामक जो पहली अवस्था है, संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन सी इसका राइट। संवेदी पेशी अवस्था जो होती है विकास की, उस अवस्था में बालक इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, यानी इसमें वो देखना, छूना, पहुंचना, पकड़ना, सूचना, इन जो सहज क्रिया हैं इनसे वो क्रियाएं करेगा और सीखेगा। भाषा का अनुकरण करने भी लगता है, आवाज़ प्रकाश के प्रति वो प्रतिक्रिया करता है, तो वो इंद्रियों का प्रयोग करेगा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा। ये पहला क्वेश्चन आपने राइट किया या नहीं मित्रों ज़रूर कमेंट करें, पहला क्वेश्चन आपका राइट हुआ या रॉन्ग हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन उससे भी बेहतर क्वेश्चन, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक होगा और जटिल भी होगा, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान होगा, प्रौढ़ावस्था के दौरान होगा, व्यक्ति के पूरे जीवन में होता रहता है, या किशोर अवस्था के दौरान होगा। सबसे अधिक गहन यानी गहरा होगा और कठिन भी होगा समाजीकरण, तो वो कौन सी प्रक्रिया में होगा? वो होगा मित्रों ऑप्शन डी, किशोर अवस्था के दौरान। किशोर अवस्था के दौरान सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। इस अवस्था में जो किशोर होते हैं वो समूह में रहते हैं, समूह निर्माण की प्रवृत्ति हो जाती है, मैत्री भावना का विकास भी हो जाता है, सामाजिक गुणों का विकास भी हो जाता है, समूह के प्रति वो भक्ति भावना पैदा हो जाती है, सामाजिक जो परिपक्वता उसकी भावना का विकास हो जाता है। इसके अलावा बहिर्मुखी प्रवृत्ति आ जाती है। तो ये सारे जो विशेषता हैं वो समाजीकरण की प्रक्रिया को समर्थ भी बनाते हैं, गहन भी बनाते हैं और जटिल भी बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा, किशोर अवस्था के दौरान। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आनुवांशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक या गौण कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जरूर जवाब करिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। आनुवांशिकता स्थिर रहती है, यानी ये तो जन्मजात है आनुवांशिकता, तो स्थिर रहेगी, यह सारी उम्र गतिशील होती नहीं है।
वंशानुक्रम या जो आनुवंशिक होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, ये तो आप सब जानते हैं, जो कि स्थिर होता है। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा और दशा मिलती है। जो आनुवंशिकता होती है उनको वातावरण के कारण दिशा और दशा मिलेगी। इसलिए वातावरण है वो सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है। जो ये ऑप्शन ए है, गत्यात्मकता तो वातावरण में होती है, और जो ये वंशानुक्रम है वो स्थिर पहलू है। वंशानुक्रम है वो स्थिर पहलू। वंशानुक्रम आ सकता है, इसका अन्य नाम आनुवंशिकता भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथा सवाल है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के रिक्त स्थान सिद्धांत से संबंध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीखने का सिद्धांत है जो पूर्ण रूप से और केवल और अवलोकनीय व्यवहार पर वो आधारित है, यानी अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। तो सीखने का ये सिद्धांत किससे संबंध है? व्यवहारवादी से है, संरचनावादी से है, संज्ञानवादी से है, विकासवादी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथे का सही क्या होगा, जरूर आंसर करिएगा। तो ये व्यवहारवादी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, व्यवहारवादी से संबंधित है। अवलोकन यानी दूसरों को देख करके सीखा जाता है। व्यवहारवादी सिद्धांत वाटसन जिनके जनक माने जाते हैं इस सिद्धांत के, इनके मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। यानी उद्दीपक होगा, उद्दीपक व्यक्ति फिर उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करेगा और सीखेगा, या प्रतिक्रिया जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनको ध्यान में रखकर सीखेगा। सीखना है वो अवलोकन व्यवहार पर आधारित होता है। इसमें सूझ या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें सूझ अंतर्दृष्टि की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल और केवल अवलोकन या व्यवहार के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां सवाल है, निम्न में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना समझ के लिए शिक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्य होते हैं, प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना उनकी समझ या सूझ को विकसित नहीं करता, यह मात्र रटने पर बल देता है। तो इसलिए यह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, यह रटने पर बल देता है, इसलिए यह इससे संबंधित नहीं है समझ के लिए शिक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन है CDP का, निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, जो आंतरिक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है वो ये बात कर रहा है। वह कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वह चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं, यह हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है कौन सी विशेषता? ऑप्शन सी वाली, ये हमेशा सफल होते हैं, यह जरूर नहीं है। ऑप्शन सी होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है, एक शिक्षिका है, वो अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपना उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? इस शब्द पर गौर करना है। एक शिक्षिका क्या करती है, अपनी कक्षा के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी योग्यताओं को जानना चाहती है, उपलब्धि जानना चाहती है, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन होते हैं CDP में, इसलिए उनको समझना पहले आवश्यक होता है, फिर आंसर तक पहुंचना आपको। मैं प्रतिभाशाली बच्चों की उपलब्धि के लिए क्या नहीं करना चाहिए, उपलब्धि आंकने के लिए? ऑप्शन ए है, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। कौन सा नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन आ गया। ऑप्शन ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग नहीं किया जा सकता, ये नहीं कर सकते। उनके सृजनात्मकता को समर्थ करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में उन्हें आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ये सारे हैं, लेकिन ये हैं वो बिंदु नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल है,
8वां क्वेश्चन है मित्रों कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए पठन कठिनाई का कौन सा लक्षण नहीं है, यानी पढ़ने में कठिनाई पैदा होती है तो वो लक्षण कौन सा नहीं। शब्दों और उच्चारणों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। 8 का ऑप्शन ए होगा। शब्दों और उच्चारणों को समझने में कठिनाई ये छोटे शिक्षार्थियों में पठन कमजोरी नहीं मानी जाती, छोटे शिक्षार्थियों के लिए ये कठिनाई नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां सवाल है शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का जो आत्मनियम है वो किसकी ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ में थोड़ा आपको कम आएगा। 9 का ऑप्शन सी आएगा। अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता आत्मनियम की ओर संकेत करता। आपका आत्मनियम यानी स्वयं का, तो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता इसमें आएगा। आत्मनियम का आशय होता है कि शिक्षार्थी स्वयं से अपने जो अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता हो, यानी सेल्फ स्टडी किस प्रकार करते हैं उसी प्रकार हम खुद समझ सकते हैं शिक्षार्थी, तो आत्मनियम की ओर संकेत करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, यानी सीखने का कौन सा लक्षण नहीं है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनधिगम यानी अर्न लर्निंग है वो भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, या सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। सीखने के लक्षण के रूप में कौन सा कथन नहीं है, ऑप्शन ए। व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका आएगा। व्यवहार का अध्ययन सीखना ये किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं माना जाएगा, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, न कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जाता है। व्यवहार का अनुकरण करना पड़ेगा, व्यवहार का अध्ययन नहीं, व्यवहार का अनुकरण करके सीख सकते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन ए इसका सीखने के लक्षण के रूप में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है सिद्धांत के रूप में रचनावाद की परिभाषा सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर यह बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर यह केंद्रित है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। रचनावाद की परिभाषा बतानी है, क्या करता है रचनावाद, ऑप्शन डी इसका सही आएगा। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर यह बल देता है, यानी शिक्षार्थी को महत्वपूर्ण मानता है रचनावाद जो शिक्षार्थी को दुनिया के बारे में सोच विचार कर अपना दृष्टिकोण निर्मित करने की भूमिका पर बल देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 मित्रों बेहतरीन या मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं लेवल 1 वालों के लिए, तो इस क्लास को आपको अंत तक देखना भी है और लाइक भी करना है मित्रों। बहुत अच्छी क्लास होगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं। पासर यानी जो लेटरल चिंतन होता है और समस्या समाधान में अच्छा होता है। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है या बहुत बुद्धिमान है। सृजनात्मक शिक्षार्थी की परिभाषा या सृजनात्मक शिक्षार्थी की विशेषताएं या लक्षण क्या होते हैं, ये सवाल है, तो ऑप्शन बी वह पासर या लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है सृजनात्मक विद्यार्थी, ऑप्शन बी इसका सही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से रिक्त स्थान का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है, शारीरिक विकास का होगा, सामाजिक विकास का होगा, समकालीन विकास का होगा, बौद्धिक विकास का होगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा माना जाएगा, ऑप्शन इसका डी आएगा, बौद्धिक विकास। अवधारणा बौद्धिक विकास का हिस्सा माना जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है
व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से रिक्त स्थान में भिन्न होते हैं। विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता के अनुसार, बुद्धि और विकास के सिद्धांतों के अनुसार या विकास की दर के अनुसार व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं उसमें भिन्नता पाई जाती है। किस लिए? ऑप्शन डी आएगा, विकास की दर के अनुसार। व्यक्ति विभिन्नताओं का सिद्धांत है, वो कहता है कि प्रत्येक बालक और बालिका है उनके विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होगा, उनमें सामाजिक, शारीरिक, मानसिक इनका विकास दर है वो भिन्न भिन्न होगा, इसलिए समवयस्कों में भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो विकास की दर के अनुसार शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, 15वां सवाल है, आपको आंसर करना है इसका। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन, यानी बच्चे का उचित विकास सुनिश्चित करना है तो उनका विकास जो शारीरिक विकास है वो स्वस्थ होना चाहिए। ये कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास है सबसे पहले स्थान पर आता है। यहाँ सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, तो यह सबसे उत्तर सटीक बैठता है। ऑप्शन इसका बी आएगा, वो सही आएगा, यानी सह संबंधित है, बाकी सभी जो विकास के अन्य पक्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन है। 16वां सवाल है, एफा ने खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक के लिए क्या सहायता करेगा? ऑप्शन बी आएगा, शिक्षार्थियों की जो भिन्न अधिगम शैलियाँ हैं उनको प्रभावी रूप में संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ क्या है? स्वयं में प्रत्येक शिक्षार्थी विशिष्ट होता है, इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या होगा? जरूर आंसर करें। ऑप्शन सी आएगा इसका सही। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, इसलिए वो स्वयं में विशिष्ट होते हैं। 19वां क्वेश्चन, पुरुष है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही हो सकता है, आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, क्रिस्टीना अध्यापिका है जो अपनी कक्षा को छात्र भ्रमण पर ले जाती हैं और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर वो चर्चा करती है। यह रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। किस और संकेत करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है सवाल। आकलन के लिए सीखना या आकलन का सीखना, सीखने का आकलन कर रही है असेसमेंट, या सीखने के लिए आकलन कर रही है? ऑप्शन सी, सीखने का आकलन कर रही है, यानी पहले छात्र भ्रमण किया तो बच्चे क्या सीखे हैं उसका वो आकलन कर रही है, असेसमेंट कर रही है। तो ऑप्शन इसका सी आएगा, 20 का ऑप्शन सी। किसी भी प्रकार से जो शिक्षार्थी होते हैं उनको प्रायोगिक या व्यावहारिक ज्ञान देने के बाद उस विषय पर चर्चा करके यह देखा जा सकता है कि शिक्षार्थी कितना सीखा, सीखने में त्रुटियों का पता लगाकर फिर उन्हें सुधारने का भी प्रयास किया जाता है। तो ये सीख लेने का आकलन होगा, असेसमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास कौन सा सिद्धांत नहीं है इनमें से? ऑप्शन बी, प्रतिवर्ती नहीं है, सामान्य से विशिष्ट होता है, निरंतर होता है और अनुक्रमिक भी होता है। प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती शब्द का अर्थ होता है पुनः प्रारंभ करना, और मानव विकास एक बार परिपक्वता करने पर पुनः प्रारंभ नहीं होता, तो इसलिए ये कोई सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है रिक्त स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। कौन से बच्चे? देखो, निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए समेकित शिक्षा
कि जो केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है ये बताना। समेकित शिक्षा का अर्थ है मुक्त विद्यालयों में उनको ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन विद्यालयों में समेकित शिक्षा प्रदान करना, या नियमित विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या करना होगा। ऑप्शन सी होगा, उन्हें नियमित विद्यालयों में ही शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही आएगा। निःशक्त बच्चों के लिए जो समेकित शिक्षा है उसका केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और वह नियमित विद्यालय आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। सीखने के बारे में सही कथन है तो इसका ऑप्शन डी होगा, वो सही होगा। 23 का ऑप्शन डी। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि सीखने के किसी भी चरण पर सीखना स्वयंगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, ये गलत हो गया। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। ऑप्शन डी है, सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो स्वयंगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी होते हैं वो संतुष्ट करने वाला हो। तो ऑप्शन डी इसका सटीक बैठता है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन है, असेसमेंट है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, सीखने में जो होने वाली कमियां है उसका निदान और उपचार करना, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, 25वां सवाल है, अपने को पूछ रहा है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थी को मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही ऑप्शन डी, क्योंकि जो नई जानकारी है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समर्थ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26वां सवाल है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न, या विषय वस्तु आधारित प्रश्न। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या जरूरी है, ये सवाल है। तो ऑप्शन ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हमेशा सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27वां सवाल है, शिक्षार्थियों को रिक्त स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी होगा, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। कक्षा के अंदर बाहर अधिक से अधिक प्रश्न भी पूछे और समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया भी करें, तो इनके लिए प्रोत्साहित करना है। लेकिन शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने के लिए, रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो रचनात्मक आकलन उसके लिए उचित उपकरण कौन सा नहीं है, ये सवाल है। ऑप्शन सी, दत्त कार्य है वो नहीं है। ऑप्शन सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सीखने में कुछ त्रुटियाँ रहती हैं तो निदान के बाद उनकी क्या होना चाहिए। ऑप्शन सी, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। 30वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपके सीडीपी का, सीडीपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है अंतिम। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को रिक्त स्थान देखा जाना चाहिए। ऑप्शन डी आएगा इसका सही। विद्यालय जीवन को समर्थ बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज जो बहुभाषिकता होती है, विशेषता होती है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा के छात्र स्कूल में आते हैं, तो उनको विद्यालय जीवन को समर्थ बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए, उनको नकारना नहीं चाहिए। तो ये 30 क्वेश्चन थे अपने सीडीपी से जुड़े हुए। इन 30 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन व्याख्या सहित मैंने बताएं। आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको 30 में से आपने कितने प्राप्त किए हैं 30 में से। अब आपके सेकंड पार्ट है वो है मैथ का है, गणित का है। तो गणित आपको सॉल्व करनी है और सॉल्व करने के लिए आपको ये संपूर्ण पेपर देखना पड़ेगा पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर। मैं यहाँ गणित को स्किप कर रहा हूँ।
गणित में मित्रों स्किप कर रहा हूँ, समझ चाहता हूँ। नेक्स्ट आपके पर्यावरण है, पर्यावरण के क्वेश्चन मैं देखूंगा। पर्यावरण के 30 क्वेश्चन गणित आपको पीडीएफ के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के आप ज़रूर ये गणित का मिलान करिएगा। आपकी ईवीएस है, ईवीएस के क्वेश्चन 30 अब हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु, इजी क्वेश्चन। ऑप्शन सी बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम जरूर आपको ध्यान रखना है, बाघ का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस इसका साइंटिस्ट नाम है राष्ट्रीय पशु का। ये भारत में पाई जाने वाली इस प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो सागरीय खरपतवार होते हैं वो किसके महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के या लोहे के। 62 का सही होगा ऑप्शन सी, आयोडीन के ये स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि सागर का जल है वो लवण युक्त होता है और लवण युक्त होने के कारण सागरीय खरपतवार भी लवण युक्त होते हैं। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये छपने वाला सवाल है एग्जाम में। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम है वो किस वर्ष आरंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम भारत में किस वर्ष आरंभ किया। ऑप्शन डी आएगा इसका 1973 में, ऑप्शन डी सही होगा। यह भारत सरकार के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा शुरू की गई ये प्रोजेक्ट टाइगर योजना है 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है मित्रों। 64 क्वेश्चन है, जिनमें से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। प्रोटीन ज़्यादा है, दूध आम गाजर में है, अंडा मटर मछली में है, सोयाबीन चना मक्के में है, सेब दही मांस में। प्रोटीन की प्रचुरता हमेशा दालों में होती है, तो यह दाल है सोयाबीन, चने और मक्का, इन दालों में प्रोटीन है वो ज़्यादा हुआ। देखिए मित्रों, आपको एक बात ध्यान रखना है कि प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी से एक रोग होगा, उस रोग का नाम है क्वाशरकोर, और इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। यह प्रोटीन की कमी से हो जाता है रोग। सोयाबीन चना मक्का यानी ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाने से नहीं होते हैं रोग। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, एक नक्षत्र है सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। 65 का सही होगा ऑप्शन डी, पृष्ठीय ताप पर एक नक्षत्र का रंग है वो निर्भर करता है। नीला रंग होता है वो सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, नीला रंग, और पीला रंग वो सबसे कम ताप को इंगित करता है। 66 क्वेश्चन है, वनों के महत्व के कारण है, वनों का क्या महत्व है। ऑप्शन ए ग्रीन गोल्ड है, ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना वनों के महत्व का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। जीवाणु व कवक, ऑप्शन ए इसका सही होगा, पृथ्वी के अपमार्जक है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में जो उपस्थित मृत जैविक पदार्थ होते हैं उनको खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो इसलिए पृथ्वी के अपमार्जक माने जाते हैं। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है, कथक है वो किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कथक सही होगा ऑप्शन ए, ये उत्तर भारत का है, शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन हुआ, पूछ रहा है अपने को मित्रों, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है। रबी की फसल, इसमें से रबी की फसल ऑप्शन बी चना, जो अक्टूबर नवंबर बोई जाने वाली फसल है, जिसमें गेहूँ, इसके अलावा गेहूँ भी आएगा और गेहूँ के साथ साथ मित्रों जौ भी आएगा, सरसों भी आएगा और मटर भी आएगा और आलू भी आएगा।
ये सारी है वो रबी की फसल है। इसके अलावा ये बाकी जो चावल है, मूंगफली है, कपास है, ये खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है, और रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में यानी शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, पोलियो का कारण क्या? पोलियो किससे होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोलियो विषाणु के कारण होगा, वायरस के कारण। पोलियो का वायरस भोजन पानी के साथ शरीर में प्रवेश करेगा और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना है। इसमें मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को, ऑप्शन बी आएगा। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण में जो प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। पर्यावरण जो 5 जून 1972 में सर्वप्रथम बैठक हुई थी जो स्कॉटलैंड में पर्यावरण संबंधित, तो उसी दिन को याद के रूप में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया। 72 क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होगी? यह सवाल है। ऑप्शन सी लाल रंग में अलग होगी, सॉरी सबसे अधिक होगी लाल रंग में। पौधों में लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक तीव्र होगी, और नीले में लाल से कुछ कम, हरे और बैंगनी किरणों में ये क्रिया सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्वेश्चन है, भिंडी में पाया जाता है। भिंडी में क्या मिलेगा आपको? फास्फोरस मिलेगा, विटामिन ए, विटामिन सी, या ये सभी मिलेंगे। भिंडी में ऑप्शन डी ये सभी प्राप्त होंगे, यानी फास्फोरस भी मिलेगा, विटामिन ए भी मिलेगा और विटामिन सी भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं। भारत में सर्वाधिक फल, ऑप्शन सी आम है। उत्तर भारत और आंध्र प्रदेश में इसकी खेती वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ रहा है मित्रों। ये आपके ईवीएस जो पर्यावरण अध्ययन की किताब चल रही है वहाँ से ये उठाया गया सवाल है, इसलिए ये आने की ज़्यादा संभावना, क्योंकि आरबीएससी ज़्यादा वहीं से सवाल पूछेगी। तो वर्तमान में पाठ्यक्रम में किस प्रकार पुस्तकें चल रही है ईवीएस की। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी उत्तराखंड से संबंधित है। और ये कब चला था? ये 1973 में चला था। 1973 में चला था, और चिपको आंदोलन के चलाने वाले थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, और इनके साथ एक और व्यक्ति थे वो थे चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट, और वृक्ष काटने के विरोध में ये आंदोलन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, निम्न में से जैविक घटक है। जैविक घटक कौन सा है? पादप है, मृदा है, वायु है या जल है? जैविक घटक का पूछ रहा है, ऑप्शन ए होगा पादप, पौधे हैं वो जैविक घटक माने जाते हैं, क्योंकि इनमें जीवन और उत्पादन की क्षमता होती है। बाकी अजैविक घटक है जलवायु, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? रासायनिक उर्वरक का उदाहरण इनमें से नहीं है कौन सा? कंपोस्ट है वो नहीं है। यूरिया, पोटास, फास्फेट ये रासायनिक उर्वरक के उदाहरण है। कंपोस्ट है ये जैविक खाद का उदाहरण है, ये जैविक खाद का उदाहरण है, बाकी रासायनिक खाद के हैं। कंपोस्ट जो जैविक खाद का उदाहरण जैविक उर्वरक का, क्योंकि इनके निर्माण में पेड़ पौधे होते हैं, मृत जीव जंतु, और इनसे जो उत्सर्जित पदार्थ उनका प्रयोग होता है। यूरिया, पोटास, फास्फोरस ये रासायनिक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? सबसे अधिक कौन सी गैस है अपने? ऑप्शन डी नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। और ऑक्सीजन है वो है, ये आपको ध्यान रखना 20.95% है, 21% के आसपास। और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी परसेंट भी पूछ सकते हैं, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन तो है 0.001% है, वो हाइड्रोजन है। ऑर्गन भी पूछ सकता है, ऑर्गन है, ऑर्गन वो है 0.93%। इसके अलावा यही महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का ध्यान रखना आपको,
और ऑक्सीजन का ध्यान रखना है। सबसे अधिक है वो नाइट्रोजन है 78%, ऑप्शन डी आएगा इसका। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है, निम्न में कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अम्ल वर्षा ज़्यादा मात्रा में होगी, क्या होगा अम्ल वर्षा में? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अम्ल वर्षा के लिए यह वृहद प्रदूषक है। जल से संयोग कर ये गैस नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और सब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती हैं। एक अम्लीय वर्षा का pH मान आपको ध्यान रखना है 4 से लगा करके 4.5 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, NCTE का उद्देश्य है, NCTE ये संस्था, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी आएगा, शिक्षा में शिक्षा स्तर बनाए रखना। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE का फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका मुख्य उद्देश्य होगा शिक्षा में शिक्षा स्तर बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस है वो, ऑप्शन बी 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, जल जनित रोग हैं, इनमें से कौन से हैं? जल जनित रोग, अतिसार है वो जल जनित रोग है। जल जनित यानी जल से उत्पन्न रोग, अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके अलावा जो छोटी माता है वो विषाणु के द्वारा, छोटी माता है वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा होता है। और रक्त अल्पता ये लोहे की कमी से होगा, और मस्तिष्क से जबर है जीवाणु द्वारा उत्पन्न होगा। यह लोहे की कमी से एनीमिया जिसे बोला जाता है। 83 क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 83, धुआं इसमें से वायु प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन, निम्न में से किसे क्विनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? क्विनाइन या कुनैन, इसको कुनैन भी कहा जाता है। तो ये दवा किससे प्राप्त होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सिनकोना प्लांट से, इनके छाल से, सिनकोना छाल से कुनैन दवा प्राप्त होती है। इस दवा का प्रयोग मलेरिया के उपचार में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुनैन है, जो मलेरिया होता है उस मलेरिया उपचार में यह सहायक है कुनैन। ये सामान्य रूप से वर्ष पर्यंत हरे भरे रहते हैं, ये सिनकोना जो प्लांट होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? जल से। 71% पृथ्वी पर जल है, महासागर और जल, और 29% भाग पर स्थल है। 29% पर भाग पर स्थल है, बाकी जल है 71% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन है, अपने को पूछ रहा है मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, विश्व में जल संकट के प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण हो रहा है वर्तमान में ज़्यादा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन बी जेट्रोफा या रतनजोत भी कहा जाता है इसको। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन उन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? प्रथम बायोगैस संयंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आएगा इसका, पिलानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, डेसिबल निम्न में से किसे मापने की इकाई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेसिबल किस, गहराई, ध्वनि, तापमान, वायुदाब किसको मापता है? ऑप्शन बी डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई है। मनुष्य के लिए 80 डेसिबल जो ध्वनि होती है वो सामान्य, इससे अधिक की ध्वनि हानिकारक होगी, ये भी आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट भाग 4 हिंदी, हिंदी के जुड़े हुए क्वेश्चन। आज हमने 60 क्वेश्चन देखे हैं मित्रों, 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें 30 तो थे CDP के और 30 क्वेश्चन है वो EVS के। इस प्रकार 60 क्वेश्चन देखे, व्याख्या सहित देखे हैं। आगे इसका पार्ट सेकंड आएगा, हिंदी जो आपकी लैंग्वेज है फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज है, जो भी इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उनसे जुड़े हुए हम क्वेश्चन देखेंगे। मित्रों क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करना है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।